तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए पाया जाता है वो किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। हमें मालूम है डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो हमारे सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ चलती हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल होती है? न्यूक्लियस के थ्रू। ये कंट्रोल करता है ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज़। और कैसे कंट्रोल करता है? डीएनए की मदद से। इसके अंदर जो डीएनए पड़ा हुआ है उसकी मदद से। अब न्यूक्लियस के बारे में पहले कुछ जर्नल बातें करेंगे। इसको किसने डिस्कवर किया, जो हिस्ट्री है न्यूक्लियस की, इसका जो मटेरियल है वो कितने कंपोनेंट्स में डिवाइडेड रहता है, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर पर जंप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल फीचर्स ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। काफ़ी पहले डिस्कवर हुआ है क्योंकि बड़ा सा ऑर्गेनेल होता है हमारे सेल का, बहुत ही बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर तो किया था, लेकिन जो इसके अंदर मटेरियल था उस मटेरियल को इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया था। जो न्यूक्लियस के अंदर में मटेरियल होता है, जो उसका मैट्रिक्स होता है या फिर जो उसका अंदर में मटेरियल भरा होता है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था वाल्दर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने। वाल्दर फ्लेमिंग। कैसे आइडेंटिफिकेशन किया था इन्होंने? थ्रू स्टेनिंग। इन्होंने एक बेसिक स्टेन की मदद ली थी, बेसिक यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्टेन की मदद ली, और उस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्टेन की मदद से न्यूक्लियस के अंदर की जो मटेरियल है उसको स्टेन किया। जब उन्होंने वहाँ पर स्टेनिंग की तो वहाँ पतले पतले एक धागों का जाल दिखाई दिया इनको ऐसे उलझे हुए धागों का एक पूरा जाल दिखाई पड़ा। इस धागे को इन्होंने क्या बोल दिया? क्रोमैटिन। ये जो धागा इनको दिखाई पड़ा उलझा हुआ, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्योंकि ये क्रोमैटिन पूरा नेटवर्क बनाता है, जाल बनाता है, तो इसको हम कई बार क्रोमैटिन नेट भी बोलते हैं। क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन का जाल। अब क्रोमैटिन इन्होंने क्यों नाम दिया था? क्योंकि क्रोमा का मतलब होता है, क्रो है ये, ठीक है ना। क्रोमा का मतलब होता है कलर। जब उन्होंने कलर पिगमेंट या फिर स्टेन की मदद से इसको विजुअलाइज किया था, तो क्रोमा का मतलब होता है कलर और टिन का मतलब होता है फाइबर्स, पतले पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर, फाइबर्स जिनको हम बुलाते हैं। तो इस फॉर्म में हमें डीएनए के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में मटेरियल दिखाई पड़ा, तो इसका नाम पड़ गया क्रोमैटिन। किसने नाम दिया? फ्लेमिंग ने। अब इसके जब हम कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका, तो वहाँ पे बताएंगे कि क्रोमैटिन कैसे बनता है, हमारा डीएनए क्रोमैटिन में कैसे चेंज होता है, फिर क्रोमैटिन का अरेंजमेंट होकर क्रोमैटिन नेटवर्क कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं कि न्यूक्लियस का नंबर जो एक पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है वो कितना होता है। भाई इसका जो नंबर होता है ना वो क्वाइट वेरिएबल है। एक सेल में न्यूक्लियस कितने नंबर में पाया जाएगा, कितने सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, काफ़ी वेरिएबल है। हो सकता है कि एक न्यूक्लियस में, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाए। ये सबसे कॉमन टाइप का कंडीशन है। मोस्ट कॉमन कंडीशन यही होता है, एक सेल में, एक यूकैरियोटिक सेल में एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन, सिंगल न्यूक्लिएटेड कंडीशन। दूसरा होता है दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, जिसको बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल में देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो पैरामीशियम होता है उस टाइम पर दिखाई पड़ता है, या फंजाई के सेकेंडरी हाइफा। जब हम फंजाई पढ़ेंगे तो जो सेकेंडरी हाइफा होता है वहाँ पर भी दो न्यूक्लियस एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज भी बनती है, जहाँ पर दो से ज़्यादा न्यूक्लियस एक सेल में देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। इन तीनों ही कंडीशन में ध्यान से देखो तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अच्छा, कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिनको मैच्योर स्टेट में न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं होती, जिनको काम करते टाइम न्यूक्लियस की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका जो फंक्शन है वो आस पड़ोस वाले सेल रेगुलेट करते हैं। तो ऐसे यूकैरियोटिक सेल क्या करते हैं, यंग स्टेट में उनके पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जब वो अपना मैच्योरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो मैच्योरेशन के दौरान अपना न्यूक्लियस डिसॉल्व कर देते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ख़त्म हो जाता है और मैच्योर स्टेट में आने पे कोई न्यूक्लियस दिखाई नहीं पड़ता। तो यूकैरियोटिक सेल में हर सेल में स्टार्टिंग में यंग स्टेज में न्यूक्लियस बनता है
लेकिन कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जो मैच्योरेशन के दौरान अपना न्यूक्लियस डिसॉल्व कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा मैच्योर सेल जिसके पास न्यूक्लियस दिखाई ना पड़े उसको बोलते हैं इन्यूक्लिएटेड कंडीशन। उसने अपना न्यूक्लियस डिसॉल्व कर दिया, मैच्योर स्टेट में उसमें कोई भी न्यूक्लियस दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसका फंक्शन कौन कंट्रोल करेगा? इसका फंक्शन इसके आसपास वाले जो सेल होते हैं उनके न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल होता है। इसका 2 एग्जाम्पल हमें याद रखना है। मैमेलियन आरबीसी, जो मैमल्स के अंदर में आरबीसी पाई जाती है, वो न्यूक्लियस लेस होती है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अगर मैच्योर की सेल की बात कर रहे हैं, यंग स्टेज में होता है लेकिन मैच्योरेशन के दौरान वो डिसॉल्व कर देता है। ऐसे ही जो मैच्योर सीव ट्यूब सेल होता है, प्लांट्स के अंदर में खाना पहुंचाने वाला जो खाने का ट्रांसफ़र होता है, फूड का ट्रांसफ़र होता है, वो सीव ट्यूब की मदद से होता है। जो सीव ट्यूब के सेल होते हैं मैच्योर स्टेट में, वो भी इन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, वो अपना न्यूक्लियस डिसॉल्व कर लेते हैं। तो इसका नंबर काफ़ी वेरिएबल हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टर्म्स हैं जो हमें न्यूक्लियस स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। कैसा दिखाई पड़ता है न्यूक्लियस के अंदर, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें होती हैं, ब्रॉडली हम उनको 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है न्यूक्लियर एनवलप, जो उसका बाहरी कवरिंग होता है, जो न्यूक्लियस के मटेरियल यानी न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है उसको साइटोप्लाज्म के मटेरियल से सेपरेट करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर वाले मटेरियल और न्यूक्लियस के बाहर वाले मटेरियल को सेपरेट करने का काम करता है न्यूक्लियर एनवलप। दूसरी चीज़ होती है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर में जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको मिला के बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोप्लाज्म का फर्दर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जो न्यूक्लियर एनवलप है वो बेसिकली 2 लेयर्स से मिलकर के बनी होती है। एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस कितना बड़ा होता है? 10 से लेके 50 नैनोमीटर साइज़ का ये होता है। एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब कुछ इस तरह का। एक मेम्ब्रेन हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, या आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसी को बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि 10 से लेके 50 नैनोमीटर साइज़ की होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन, ये कई जगहों पर एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाती हैं। कई जगह पर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जहाँ पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ होती हैं। फ्यूज़ होके एक स्पेसिफिक टाइप का चैनल क्रिएट कर देती हैं। ये इस तरह से फ्यूज़ हो जाती है। ये इससे फ्यूज़ हो गई, 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 ये इससे फ्यूज़ हो गई और ये इससे फ्यूज़ हो गई, ये इससे फ्यूज़ हो गई और ये इससे फ्यूज़ हो गई। तो दोनों के फ्यूज़ होने से एक पोर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, एक गैप क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इस न्यूक्लियर पोर से स्पेसिफिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के से न्यूक्लियस में जाता है और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है। पर्टिकुलरली जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे हम आरएनए की बात करें या फिर प्रोटीन की बात करें, ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉर्मल चैनल्स और नॉर्मल कैरियर्स की मदद से ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अलग तरह का मैकेनिज्म न्यूक्लियस ने डेवलप किया है, जहाँ पर दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाती हैं डायरेक्टली और एक न्यूक्लियर पोर बना देती हैं। न्यूक्लियर पोर से कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा, कौन सा मटेरियल अंदर आएगा, इसको कंट्रोल करता है एक कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये जो हरे कलर से हम बना रहे हैं ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम होता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। और ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स करता क्या है? ये कंट्रोल करता है मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस के अंदर साइड पे और न्यूक्लियस से बाहर की साइड पे। ये है जो हरा से कलर से हमने बनाया, दिस इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जो कि एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। ये हमने न्यूक्लियर एनवलप बनाया है। अब ये जो न्यूक्लियर एनवलप की बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, ये जो न्यूक्लियर एनवलप की बाहर वाली मेम्ब्रेन है, यहाँ से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेल अराइज कर रहा होता है जिसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था
तो उसमें बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ से कुछ ओरिजिनेट कर रही होती है, कुछ ऐसी ये ओरिजिनेट कर रही है। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए क्योंकि इसकी सरफेस पे बहुत सारे 80S राइबोसोम देखने को मिलते हैं, तो इसकी सरफेस पे 80S राइबोसोम प्रेजेंट है। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ओरिजिनेट कर रही है, इसीलिए कुछ राइबोसोम न्यूक्लियर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना उसके ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ 80S राइबोसोम न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर भी इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन की बात हो गई, लेकिन अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें, अंदर वाली मेम्ब्रेन की बात करें, तो वहाँ पर कोई भी राइबोसोम अंदर की साइड पे प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ बाहर वाली मेम्ब्रेन पे ही राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अंदर वाली मेम्ब्रेन के एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट देने के लिए एक प्रोटीन फ्रेमवर्क होता है जो यहाँ पर बनता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना। ये एक फ्रेमवर्क है, ढांचा है जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को कोलैप्स होने से बचाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल भरा हुआ है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। इसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना। ये एक बहुत ही हार्ड प्रोटीन या फिर सपोर्टिव प्रोटीन से बनी होती है जिसका नाम है न्यूक्लियर लेमिन प्रोटीन से मिल करके एक फ्रेमवर्क बन जाता है, मेशवर्क बन जाता है। और ये फ्रेमवर्क का क्या काम होता है? इस फ्रेमवर्क का काम होता है सपोर्ट देना, न्यूक्लियस को कोलैप्स होने से बचाना। तो ये पूरा मिल करके हम न्यूक्लियर एनवलप बना दिया हमने यहाँ पे। अब न्यूक्लियर एनवलप के बाद चलते हैं दूसरी जो कंपोनेंट है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में हमें दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, एक है क्रोमैटिन और दूसरा न्यूक्लियोलस। तो दो चीज़ें हमें दिखाई पड़ेंगी, एक है क्रोमैटिन और दूसरा है न्यूक्लियोलस। अब कैसा दिखाई पड़ता है क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस, पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर वो किससे बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो समझेंगे। पहले हम यहाँ पर क्रोमैटिन ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह का उलझा हुआ, धागे जैसा उलझा हुआ दिखाई पड़ता है हमें क्रोमैटिन। ये जो रेड कलर से हम उलझा हुआ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये उलझा हुआ स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमैटिन। इसी का एक सेगमेंट यहाँ पे जाता है और एक अलग सी बॉडी बना लेता है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। ये जो हमने डार्क कलर से काफ़ी ज़्यादा कलर कर दिया, दिस इज न्यूक्लियोलस। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं। ये जो धागा जैसा दिख रहा है, दिस इज क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेट भी बोलते हैं जिसको। और ये बीच में जो हमने सेंटर बनाया, दिस इज न्यूक्लियोलस। ठीक है। अब क्या होता है क्रोमैटिन नेटवर्क, क्या होता है न्यूक्लियोलस, वो समझेंगे हम। पहले बात करते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क की, क्रोमैटिन नेट बेसिकली क्लस्टर है, उलझा हुआ फॉर्म है क्रोमैटिन का। बहुत सारे क्रोमैटिन जो पड़े हैं वो उलझे हुए रहते हैं और सारे क्रोमैटिन न्यूक्लियस के उलझ कर एक क्रोमैटिन नेटवर्क का प्रोडक्शन करते हैं। पर क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन क्यों बनता है, क्या होता है क्रोमैटिन? क्रोमैटिन एक्चुअल में कुछ नहीं है, क्रोमैटिन डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म होता है। भाई हमारे अंदर जो डीएनए मिलता है ना, उसका लेंथ बहुत बड़ा होता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें या किसी भी और दूसरे यूकैरियोट्स की भी बात करें, तो वहाँ पर जो टोटल डीएनए का लेंथ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा जो डिप्लॉइड सेल होता है, हमारे डिप्लॉइड सेल में जो टोटल लेंथ होती है डीएनए की, वो कितनी होती है? 2 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। इतना बड़ा डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट होता है। अच्छा, क्या इतना बड़ा डीएनए हमारे न्यूक्लियस में अच्छे से पैक हो सकता है, उसके अंदर में फिक्स हो सकता है, फिट हो सकता है? कभी भी नहीं। तो इसके लिए हमें इसकी पैकेजिंग करनी पड़ती है। हम इसको क्या करते हैं? पैकेज कर देते हैं, इसको फोल्ड कर देते हैं, इसको बहुत ज़्यादा बार अपने ऊपर में कंडेंस कर देते हैं, जिससे इसका साइज़ क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। अब साइज़ रिड्यूस कैसे करेंगे भाई? इसको कंडेंस करने का क्या तरीका है? इसको कंडेंस करने का तरीका है इलेक्ट्रिक चार्ज। डीएनए के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की वजह से।
अगर किसी नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल को पैक करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हम उठाते हैं और इन पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए को रैप कर देते हैं। तो हम कुछ इस तरह से जो डीएनए है उसको रैप कर देंगे। ये कैसे रैप होता है ये 12th क्लास में बहुत अच्छे से देखते हैं। अभी बस इतना याद रख लो कि डीएनए के साथ में कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स है जिनका नाम होता है हिस्टोन। ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिस्टोन। और हिस्टोन के साथ में डीएनए जब जुड़ जाता है तो इस पूरे को बुलाते हैं क्रोमैटिन। जो पूरा फाइबर बना है क्रोमैटिन। क्या इसका साइज़ कम हो गया? जो हमारा ओरिजिनल डीएनए का साइज़ था, ओरिजिनल डीएनए के साइज़ से काफ़ी छोटा होता है। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेंगे। इसके ओरिजिनल डीएनए के साइज़ से देखो इसका साइज़ रिड्यूस हो गया। और यही हमारा मेन फंक्शन था कि साइज़ को रिड्यूस करके हम डीएनए में ईजिली इसको फिट कर सकते हैं। ये जो क्रोमैटिन है इसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट है? इसके अंदर में जो मेजर कंपोनेंट है वो है डीएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन भी कौन सा? हिस्टोन। इसीलिए इस दोनों को मिला करके बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स। ये जो क्रोमैटिन है उस धागे का एक और नाम होता है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स। फाइबर मतलब धागे जैसा दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियो का मतलब है डीएनए से, न्यूक्लिक एसिड से, जो कि डीएनए है। प्रोटीन से मतलब है हिस्टोन से। लेकिन और हमें याद रखना है कि हिस्टोन के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, और डीएनए के अलावा कुछ आरएनए भी होता है। भले ही सही ये कम अमाउंट में होते हैं दोनों, जो मेजर अमाउंट होता है वो डीएनए और हिस्टोन का होता है। पर ये चारों कंपोनेंट्स मिल करके एक्चुअल में क्रोमैटिन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ये जो क्रोमैटिन है ये उलझ कर क्रोमैटिन नेटवर्क बना देता है। ये जो क्रोमैटिन है ये पूरा अपने ऊपर उलझा रहता है और ये क्या बना देता है? एक क्रोमैटिन नेटवर्क। अब क्रोमैटिन का काम क्या है भाई? क्रोमैटिन जो बना है इसका काम क्या है? क्रोमैटिन के अंदर प्रेजेंट है डीएनए। यहाँ पर एक क्रोमैटिन बना लेते हैं, सिंपल सा क्रोमैटिन बना लेते हैं अब की बार। ये कंडेंस्ड क्रोमैटिन है मान लो। इस क्रोमैटिन के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए। ये हमारा डीएनए है। ये एक क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन फाइबर है। अच्छा, इस क्रोमैटिन फाइबर के अंदर में जो कंडेंसेशन देखने को मिलता है ना, वो यूनिफॉर्म कंडेंसेशन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे हमें नॉन यूनिफॉर्म कंडेंसेशन देखने को मिलता है। मतलब कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे डीएनए लूजली पैक्ड होता है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये जो रीजन है, यहाँ पर हम देखो हमने डीएनए को बहुत लूज पैकिंग कर रखी है। जहाँ जहाँ पे डीएनए की लूज पैकिंग होती है उसको बोलते हैं यू क्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन, यू क्रोमैटिन, यू क्रोमैटिन। जबकि जो डार्क रीजन है, जिनको हमने, जहाँ पर डीएनए काफ़ी कंडेंस होता है एक दूसरे के साथ में, बहुत ही स्ट्रांगली कंडेंस्ड करके रखा गया होता है, इसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन। इनके स्ट्रक्चर में भी फ़र्क होता है, इनके विजुअलाइजेशन में भी फ़र्क होता है और इनके फंक्शन में भी फ़र्क होता है। पहले तो देखते हैं इनके दोनों में फ़र्क क्या है। यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन में जो सबसे बड़ा विजुअलाइजेशन का फ़र्क है, अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो अगर जब हम स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं, जैसे ही जब हम इनको स्टेन करते हैं तो ज़्यादातर स्टेन जो रिटेन होगा ना वो हेटेरोक्रोमैटिन में। हेटेरोक्रोमैटिन में बहुत सारे क्रोमैटिन फाइबर साथ में प्रेजेंट है, डीएनए बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड स्टेट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर स्टेनिंग डार्क स्टेन लेता है। ये कैसा स्टेन करता है? डार्क स्टेन करता है। जबकि अगर हम यू क्रोमैटिन की बात करें तो यहाँ पे डीएनए फाइबर कम है तो ये लाइट स्टेन करेगा बट हल्का स्टेन करेगा। क्यों हल्का स्टेन कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर डीएनए लूजली पैक्ड है। कंपैरेटिवली डीएनए कैसा है? लूजली पैक्ड। जबकि डार्क स्टेन इसलिए कर रहा है क्योंकि डीएनए यहाँ पे बहुत ही टाइट पैकेजिंग में है। यहाँ पर डीएनए कैसा है? टाइटली पैक्ड है। इनके फंक्शन में भी फ़र्क होता है। जो यू क्रोमैटिन होता है वो ज़्यादा फंक्शनल होता है क्योंकि वो लूज फॉर्म में है, तो इट इज़ मोर फंक्शनल। और फंक्शनल होने का मतलब है कि ये बहुत सारा एमआरएनए बनाता है। क्रोमैटिन का काम ही होता है एमआरएनए बनाना। डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए, और इस एमआरएनए से फिर आगे चल के प्रोटीन बनता है। ये चीज़ हम 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अभी बस इतना याद रख लो कि डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है।
तो यूक्रोमैटिन बहुत ईजिली या बहुत तेज़ी से mRNA का सिंथेसिस कर रहा होता है। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो जो यूक्रोमैटिन होता है वो कैसा डीएनए है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। जबकि अगर हम हेट्रोक्रोमैटिन की बात करें तो यहाँ पर डीएनए इतना ज़्यादा टाइटली पैक्ड है कि इसका एक्सप्रेशन करना बहुत ईजी नहीं होता है, यहाँ पर mRNA बनाना बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि हेट्रोक्रोमैटिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, ये कोई भी mRNA नहीं बना रहा होता। जब mRNA नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, तो इन दोनों में से कुछ भी ये नहीं बना रहा होता। तो ये काम होता है हेट्रोक्रोमैटिन का। और ये क्रोमैटिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ऐसे उलझा हुआ एक क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में, धागे की फॉर्म में, जाल की फॉर्म में, क्रोमैटिन नेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दूसरा जो कंपोनेंट है क्रोमैटिन के अलावा, दैट इज़ न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस को ध्यान से देखो तो न्यूक्लियोलस जो है ना वो एक स्फेरिकल बॉडी की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, पर ये भी किसका पार्ट है? डीएनए से ही मिलकर बना है। आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा न्यूक्लियोलस है ना, ये भी डीएनए का ही एक सेगमेंट है। खाली डीएनए का एक सेगमेंट जाके एक पर्टिकुलर जगह पे क्लस्टर हो गया है, उसने अपने आप को कॉम्पैक्ट कर लिया है स्फेरिकल बॉडी की फॉर्म में, और वो जो स्फेरिकल बॉडी है उसी को बुलाया जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक ऐसी स्फेरिकल बॉडी है जिसके ऊपर कोई भी कवरिंग देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पर देखो कोई भी एडिशनल कवरिंग नहीं है इसके ऊपर में, मतलब जो बाकी सारा क्रोमैटिन है, बाकी सारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है, उसके साथ में न्यूक्लियोलस कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रहता है, क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन तो है ही नहीं इसको सेपरेट करने के लिए। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडीज हैं, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। जो न्यूक्लियोलस है, क्योंकि इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो इनका जितना भी मटेरियल है वो बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लगा रहता है, डायरेक्ट न्यूक्लियोलस से ये लगा रहता है। तो यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं होती, इसका जो मटेरियल है वो कॉन्टिन्यूस होता है बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म से। मटेरियल इज कॉन्टिन्यूस विद रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोलस भी बना होता है डीएनए का, जैसा मैंने बताया था ये भी डीएनए से ही बना हुआ है, डीएनए कंडेंस होकर के न्यूक्लियोलस भी बनाता है। अगर न्यूक्लियोलस भी डीएनए का बनाए तो इसका मतलब न्यूक्लियोलस भी क्या बनाएगा? आरएनए। हाँ, तो न्यूक्लियोलस भी आरएनए बनाता है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप का आरएनए बनाता है। जो न्यूक्लियोलस होता है वो आरएनए बनाता है। आरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता, ये एक स्ट्रक्चरल आरएनए है। स्ट्रक्चरल आरएनए मतलब ये आगे कुछ चलकर नहीं बनाएगा, ये खुद ही एक स्ट्रक्चर है जो एक ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है राइबोसोम। जो आरएनए होता है, आरआरएनए, यहाँ पे आरआरएनए बना लेते हैं। ये जो आरआरएनए है ये बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ में कंबाइन करता है, ये प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करता है और प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है जिसका नाम होता है राइबोसोम। जो हमारे अंदर जितने भी राइबोसोम बनते हैं ना, वो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन होता है और आरआरएनए होता है। ये जो आरआरएनए कंपोनेंट है ये कहाँ से आ रहा है? ये न्यूक्लियोलस का डीएनए, जो हमारा न्यूक्लियोलस है ये क्या बनाता है? आरआरएनए। आरआरएनए न्यूक्लियोपोर से बाहर निकलता है और बाहर जाके प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर राइबोसोम का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये जो राइबोसोम बनता है एक्चुअल में ये आरआरएनए प्लस प्रोटीन से बनता है। और आरआरएनए कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। क्योंकि न्यूक्लियोलस का काम है आरआरएनए बनाना, तो न्यूक्लियोलस को हम एक और नाम देते हैं आरआरएनए फैक्ट्री ऑफ सेल। आरआरएनए फैक्ट्री ऑफ सेल या फिर राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम किसकी मदद से बनता है? आरआरएनए की। तो राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल भी हम न्यूक्लियस को बुला देते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोलस का नंबर कितना होता है? एक न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियोलस हो सकते हैं? एक न्यूक्लियोलस में मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर में मिनिमम 1 न्यूक्लियोलस होना चाहिए। कम से कम एक न्यूक्लियोलस होना ही चाहिए मिनिमम, क्योंकि अगर एक भी न्यूक्लियोलस नहीं होगा तो राइबोसोम बन ही नहीं पाएगा।
लेकिन मैक्सिमम नंबर फिक्स नहीं होता है कि ज़्यादा हायर वाला जो साइड है वो फिक्स नहीं होता, एक से ज़्यादा कितना होगा वो फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल नंबर जनरली देखने को मिलता है। अब कोई ऐसा सेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा करता है, जिसका प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा कर रहा है मतलब उसको ज़्यादा राइबोसोम की ज़रूरत है, और ज़्यादा राइबोसोम को बनाने के लिए आरएनए की कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे सेल में राइबोसोम का नंबर भी ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस कम से कम करता है, सिर्फ अपने लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, बाहर प्रोटीन नहीं भेजता, तो ऐसे कंडीशन में जो राइबोसोम बनने वाला है वो भी कम बनेगा। और राइबोसोम कम क्यों बन रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोलस का नंबर कम रहेगा। तो ये बात हो गई न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस का आरएनए हो चाहे क्रोमैटिन का एमआरएनए, ये दोनों ही आरएनए कहाँ से बाहर जाते हैं न्यूक्लियोलस से, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर पोर से, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलते हैं। जैसे आरएनए बाहर निकल रहे हैं ऐसे ही बहुत सारे प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर भी जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में बन के काम करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर में एंटर करते हैं। तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो आरएनए और प्रोटीन का बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ, वो कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट कर रहा होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अभी हमने जितनी भी बात की है, ये कब दिखाई पड़ेगा, जब सेल डिवाइड ना कर रहा हो। जितना भी अभी तक हमने बात किया है, ये न्यूक्लियस तब दिखाई पड़ता है, ऐसा न्यूक्लियस, जबकि सेल नॉट डिवाइडिंग, हमारा जो सेल होता है वो दो डिफरेंट फेज में एग्जिस्ट करता है। ज़्यादातर टाइम वो इंटर फेज में रहता है जब वो डिवाइड नहीं कर रहा होता, और एक छोटा सा फेज होता है जिसको बोलते हैं एम फेज या फिर डिवीजन फेज। ये वाला होता है डिवीजन फेज, और ये जो बड़ा सा फेज है ये वाला, ये पूरा होता है इंटर फेज। सेल साइकिल में ज़्यादातर टाइम जो होता है वो इंटर फेज का होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। जब थोड़ा सा टाइम होता है डिवीजन फेज का। जब सेल डिवाइड करने वाला होगा तो उसका डीएनए भी डिवाइड करेगा। भाई अगर सेल को डिवाइड करना है, मान लो यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, इस सेल को दो नए डीएनए बनाने, दो नए सेल बनाने हैं मान लो, तो अगर सेल बनाना है तो क्या इसका न्यूक्लियस भी, इसका डीएनए भी सेपरेट होना चाहिए। अब ये जो डीएनए यहाँ पर इंटरफेज में प्रेजेंट है, क्या इसको सेपरेट करना दो बराबर हिस्सों में पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि सारा का सारा डीएनए उलझा हुआ है। इस उलझे हुए डीएनए को हम सेपरेट इजीली नहीं कर पाएंगे। तो अगर प्रॉपर सेग्रीगेशन, प्रॉपर सेपरेशन हमें डीएनए का करना हो तो उसके लिए पहले हमें डीएनए को और ज़्यादा कंडेंस करना पड़ता है। क्रोमैटिन फॉर्म से और ज़्यादा कंडेंस करेंगे, और क्रोमैटिन से कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाएंगे, जो कि अलग अलग यूनिट्स की फॉर्म में दिखाई देती हैं, डिस्क्रीट यूनिट्स की फॉर्म में। एक बार जब क्रोमोसोम बन जाते हैं तो फिर उसके बाद उनको सेपरेट करना काफ़ी ईजी होता है। तो ड्यूरिंग डिवीजन फेज़, जब डिवीजन फेज़ होता है तो हमें न्यूक्लियस कैसा दिखाई पड़ता है वो समझ लेते हैं। जो क्रोमैटिन अभी तक यहाँ पर प्रेजेंट था, जो अभी तक हम बोल रहे थे कि हमारे पास क्रोमैटिन था, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को जोड़ के क्रोमैटिन जो बना था, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स को जोड़ के, ये क्रोमैटिन बहुत सारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन से और एडिशनली जुड़ जाएगा। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, यहाँ पर क्रोमोसोमल भी आता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की मदद से वो फर्दर कंडेंस हो जाएगा और अपने मैक्सिमम कंडेंस्ड स्टेट में पहुँच जाएगा। जो मैक्सिमम कंडेंस्ड स्टेट का नाम होता है क्रोमोसोम। हाईली कंडेंस्ड स्टेट, ये जो सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड स्टेट होता है, इसी का नाम है क्रोमोसोम। तो ये एक क्रोमोसोम बन गया। अब ऐसे ही हमारे पास में जितना भी क्रोमैटिन था वो सारा क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास में, आपको मालूम होगा कि यूकैरियोट्स के पास हमेशा पेयर में डीएनए होता है। हमारे पास कभी भी सिंगल फॉर्म में डीएनए नहीं होता, हमेशा हमारे पास पेयर में होता है। अगर एक डीएनए होगा तो उसका दो पेयर होगा, अगर दो होगा तो टोटल 4 होंगे दो पेयर में। जैसे अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो हमारे पास में 23 पेयर है। किसी दूसरे यूकैरियोट की बात करेंगे तो उसके पास में कुछ नंबर ऑफ पेयर्स होता है। तो हमेशा हमारा डीएनए इवन नंबर में होता है, पेयर्स में होता है।
सारे के सारे डीएनए किस में चेंज होने वाले हैं? क्रोमोसोम में। जब सारा डीएनए क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा तो कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। मान लो ये सेल डिवाइड करने वाला है और सारा क्रोमोसोम किस में चेंज हो गया? क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम में चेंज हो गया। अच्छा, क्रोमैटिन मटेरियल अगर क्रोमोसोम में चेंज हो गया तो क्या अब इसको बराबर सेपरेट करना पॉसिबल है? हाँ, इधर से क्रोमैटिन फाइबर्स आएंगे, कुछ धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्रोमोसोम से बाइंड करेंगे और क्रोमोसोम को बराबर बराबर हिस्सों में आधे इधर बांट देंगे और आधे इधर बांट देंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि जो बीच में न्यूक्लियर एनवलप है, इनको तो स्पिंडल फाइबर क्रॉस नहीं कर सकता। तो सेल डिवीजन के टाइम पर ये जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये भी गायब हो जाती है, ये भी ख़त्म हो जाती है। तो सेल डिवीजन के टाइम पे जितना भी क्रोमैटिन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम की फॉर्म में, और जो न्यूक्लियर एनवलप था वो गायब हो जाएगा। तो अब हमें बात करनी है डिवीजन फेज़ के टाइम पर हमें न्यूक्लियस कैसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब डिवीजन फेज़ आता है, जब सेल को डिवीजन फेज़ में एंटर करना होता है तो उस टाइम पर न्यूक्लियस गायब हो जाता है। न्यूक्लियस हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। न्यूक्लियस की जगह क्या दिखाई पड़ता है? सिर्फ डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं, डिस्क्रीट क्रोमोसोम, अलग अलग डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स दिखाई पड़ते हैं जिनका सेपरेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। अब अगर क्रोमोसोम हमें डिस्टिंक्ट फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, पहले हमें वो पढ़ना पड़ेगा। तो जो क्रोमोसोम का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो समझते हैं। किसी भी क्रोमोसोम के पास में ये 3 चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। तो ये क्रोमोसोम का एक टिपिकल क्रोमोसोम है जिसमें 2 आर्म्स हैं। देखो, ये एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है, आर्म नंबर 1 और आर्म नंबर 2। ये आर्म किसकी वजह से बन रही है? बिकॉज ऑफ अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये जो बीच में सिकुड़ा हुआ रीजन, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का एक दूसरा नाम होता है सेंट्रोमियर। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के दोनों साइड पे एक प्रोटीनेशियस डिस्क दिखाई पड़ती है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। जो काइनेटोकोर है वो बेसिकली क्या है? प्रोटीन डिस्क, प्रोटीन की बनी हुई डिस्क होती है। और इस प्रोटीन की डिस्क से इसका काम क्या होता है? स्पिंडल फाइबर से बाइंड करना। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर आएंगे, इधर से भी स्पिंडल फाइबर, इधर से भी स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर से कौन सा कंपोनेंट क्रोमोसोम का जुड़ता है वो उसका नाम है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर हमारे स्पिंडल फाइबर से जुड़ता है। जो क्रोमोसोम है उसके दोनों एंड्स पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमने कुछ ब्लू कलर से रीजन बनाया, इसको बोलते हैं टीलोमियर। जो एंड होते हैं उस पर हमारे टीलोमियर प्रेजेंट होते हैं। टीलोमियर का काम होता है जो एंड पोर्शन है, क्योंकि एंड किसी भी मॉलिक्यूल का जो पोर्शन होता है वो फ्री होता है, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। तो एंड वाला जो पोर्शन होता है वो स्टिकी नेचर का होता है, दूसरे क्रोमोसोम से वो बाइंड करके एक पॉलीमर बना सकता है। 2 क्रोमोसोम ऐसे जुड़ सकते हैं, ऐसे। ये ना हो एक दूसरे से क्रोमोसोम आपस में जुड़े, चिपके नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए इनके एंड्स पर प्रेजेंट होते हैं टीलोमियर नाम की सीक्वेंस, जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है, एटी रिच रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये कुछ कोड नहीं करती है, सिर्फ ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। टीलोमियर का काम होता है नॉन स्टिकी नेचर प्रोवाइड करना। ये जो एंड होते हैं इनको क्या प्रोवाइड करती है? नॉन स्टिकी नेचर। इसका एक और काम होता है एजिंग प्रोसेस में। ये हमारे एजिंग प्रोसेस से भी रिलेटेड रहती है। टीलोमियर का लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एजिंग के साथ में। जितनी ज़्यादा टीलोमियर की लेंथ होगी, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा सेल की भी लाइफ होगी, और जितनी कम लेंथ होती जाएगी सेल की लाइफ भी कम होती जाएगी। तो हमारी जो एजिंग प्रोसेस होती है वो टीलोमियर लेंथ पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है टीलोमियर लेंथ छोटी होती जाती है। तो ये एक बेसिक डायग्राम है एक क्रोमोसोम का। अच्छा, कुछ क्रोमोसोम पे हमें कुछ एक स्पेशल सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने को मिलता है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन
ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है सेंट्रोमियर, ये हर एक क्रोमोसोम में 100% टाइम्स सारे क्रोमोसोम में ये देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन उनके स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए, स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है। विदाउट प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कोई भी क्रोमोसोम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे क्रोमोसोम भी होते हैं जिनमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को भी मिलता है। तो सम क्रोमोसोम के अंदर क्या देखने को मिलता है? एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। उनको यहाँ पे बनाते हैं। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क आता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का। ये टीलोमियर है एंड पर, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी का दूसरा नाम होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन इसलिए कि जब क्रोमैटिन फॉर्म में हमारा क्रोमोसोम कंडेंस्ड नहीं था, डीकंडेंस्ड फॉर्म में था, धागे की फॉर्म में था, क्रोमैटिन की फॉर्म में था, तो उस टाइम पर ये जो NOR रीजन है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यही न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करता है। तो जो न्यूक्लियोलस हमारे बनते हैं ना, वो न्यूक्लियोलस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के DNA या फिर NOR से ही बनते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की एक और ख़ास बात होती है कि ये नॉन स्टेनिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। जब भी तुम DNA को स्टेन करोगे, क्रोमोसोम को स्टेन करोगे, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कभी भी स्टेनिंग नहीं लेती है। जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर वाला DNA है, जो ये बच गया DNA है, इसको बोलते हैं सैटेलाइट DNA। सैटेलाइट DNA, सैटेलाइट का मतलब होता है एक बड़ी बॉडी के ऊपर छोटी सी बॉडी अगर दिखाई पड़ती है तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम को देखो, एक बड़ा सा सेगमेंट है और उसके ऊपर एक सैटेलाइट DNA प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सारे क्रोमोसोम में मिलता है? नहीं, ये सारे क्रोमोसोम में नहीं मिलता। इसकी पोजीशन फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे दिखाई देती है और उसकी पोजीशन भी फिक्स होती है। क्रोमोसोम नंबर भी फिक्स होता है, कौन से क्रोमोसोम पर दिखाई देगी, और उन क्रोमोसोम पर किस पोजीशन पर दिखाई देगा वो भी फिक्स होता है। तो जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ये फिक्स्ड लोकेशन में देखने को मिलता है। एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म में इसकी पोजीशन फिक्स होती है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर में ये टोटल 5 क्रोमोसोम पर दिखाई पड़ता है। ये ह्यूमंस की बात है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग जगह दिखाई देगा। ह्यूमंस में ये 5 क्रोमोसोम पर दिखाई देता है। क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22। तो इन 5 क्रोमोसोम पर हमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस दिखाई पड़ती हैं। और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या बनाती है? न्यूक्लियोलस। अब आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे पास में हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपीज़ होती हैं। तो टोटल NOR कितना होगा हमारे पास? 10। 5 ये फादर का और 5 मदर का। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस हमारे न्यूक्लियस में मैक्सिमम नंबर कितने बन सकते हैं? 10। तो जो हमारे न्यूक्लियस में मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस बन सकते हैं पॉसिबल, दैट इज 10 न्यूक्लियोलस हमारे पास बन सकते हैं। वैसे तो 10 से कम ही होते हैं। ये बात हो गई सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की। अब हम क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन समझते हैं। भाई जो क्रोमोसोम होता है उसको हम क्लासीफाई भी तो कर सकते हैं ना। क्रोमोसोम को क्लासीफाई करने के लिए हम जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, यानी कि जो सेंट्रोमियर है, उसकी पोजीशन स्टडी करते हैं। भाई सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ है उस पर डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम 4 टाइप के हो सकते हैं। जैसे ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम की 2 आर्म है, एक आर्म ये वाली है और एक आर्म ये वाली है। इन आर्म्स की जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी? सेंट्रोमियर पोजीशन पर। इनकी जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि सेंट्रोमियर पोजीशन कहाँ है। और इन्हीं आर्म की लेंथ के बेसिस पे या सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे हम 4 तरह का क्रोमोसोम पढ़ सकते हैं। पहला होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन अगर बीच में है तो दोनों आर्म्स बराबर रहेंगी, ये दोनों आर्म क्या रहेंगी? बराबर। दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है। सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोमल पोजीशन, सेंट्रोमियर पोजीशन सेंटर से थोड़ा सा एक साइड को शिफ्ट हो जाएगी। अगर सेंटर से एक साइड को शिफ्ट हो जाएगी तो एक क्रोमोसोम थोड़ा छोटा बनेगा
सॉरी आर्म, एक आर्म थोड़ा छोटा बनेगा और दूसरा आर्म थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। जो छोटा वाला आर्म है इसको बोलते हैं पी आर्म और जो बड़ा वाला आर्म है इसको बोलते हैं क्यू आर्म। यहाँ पर तो पी और क्यू दोनों बराबर थे। अच्छा, तीसरा टाइप होता है एक्रोसेंट्रिक, जहाँ पे हमारा सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल पर जाकर के या बिल्कुल एंड के पास जाकर लोकेटेड हो जाता है। यहाँ पे बिल्कुल एंड के पास जाकर लोकेटेड हो जाता है। तो इससे एक आर्म बहुत छोटा बनता है और एक आर्म कंपैरेटिवली बहुत बड़ा बनता है। तो एक आर्म बहुत छोटा और एक आर्म बहुत बड़ा बनता है। तो पी आर्म जो होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और जो क्यू आर्म होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लास्ट होता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक, अब टीलोसेंट्रिक में क्या होगा, टीलोसेंट्रिक के टाइम पर हमारा टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। जो सेंट्रोमियर होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टर्मिनल। अगर टर्मिनल प्रेजेंट है तो यहाँ पर सिंगल आर्म देखने को मिलेगा, यहाँ पर दो आर्म होंगी ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंगल आर्म। तो ये हो जाते हैं हमारे सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे हम आर्म लेंथ डिसाइड करते हैं और उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि क्रोमोसोम किस टाइप का है। अच्छा, क्रोमोसोम का टाइप बताने के लिए हम एक रेशो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें एग्जैक्ट ये लेंथ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम एक रेशो यूज़ करते हैं जिस रेशो की मदद से हम क्रोमोसोम का टाइप बता सकते हैं, जिसका नाम होता है आर्म रेशो, जिसको हम बोलते हैं क्यू बाय पी आर्म। जो क्यू बाय पी आर्म है इसको बोलते हैं आर्म रेशो। आर्म रेशो सबसे बड़ी किसकी होगी, सबसे बड़ी अगर ध्यान से देखो तो एक्रोसेंट्रिक, क्योंकि ये सबसे छोटा है और ये सबसे क्यू वाला बड़ा है। तो हाईएस्ट दिखाई पड़ती है एक्रोसेंट्रिक में। यहाँ पर तो 1 दिखाई देगी, यहाँ पे 1 से थोड़ी बड़ी दिखाई देगी, ये मैक्सिमम दिखाई पड़ेगी। और यहाँ पर तो एक ही आर्म है, तो आर्म रेशो जैसा यहाँ पर कुछ निकाला नहीं जा सकता। ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, उसके रेशो, टाइप्स की बात कर ली। अब अगर ध्यान से देखो तो बुक्स में या आपने जर्नली जब क्रोमोसोम हम बनाते हैं तो हम लोग क्रोमोसोम ऐसे बनाते थे, आज तक भाई ऐसे क्रोमोसोम बनाते थे। लेकिन अभी तक भी जितने भी मैंने क्रोमोसोम बनाए वो कैसे बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं। तो इसमें से कौन सा वाला सही है, ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों क्रोमोसोम सही हैं, ये अलग अलग टाइम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो सेल डिवीजन का टाइम चलता है, सेल साइकिल का टाइम चलता है, तो अलग अलग टाइम पे हमें ये दोनों दिखाई पड़ सकते हैं। जर्नली क्रोमोसोम इसी टाइप का दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक क्रोमोसोम में एक डीएनए पीस प्रेजेंट होता है। इस तरह से एक डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर क्रोमोसोम को बराबर 2 सेल में डिवाइड करना है, हमारे एक सेल को डिवाइड करके कितने सेल बनाने हैं, 2 सेल, तो हर एक क्रोमोसोम को दोनों सेल में भेजना है। भाई एक क्रोमोसोम यहाँ पर है तो सेम क्रोमोसोम यहाँ भी जाना चाहिए, सेम क्रोमोसोम यहाँ भी जाना चाहिए। ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम डीएनए को डुप्लीकेट करते हैं, डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट होने के बाद में हमारा जो एक क्रोमोसोम है वो 2 डीएनए आर्म वाला हो जाता है। मतलब ये एक आर्म हो जाती है, मतलब एक क्रोमेटेड और 2 क्रोमेटेड, ये डबल हो गया। फिर जब हम इसको डबल को इधर से खींचेंगे, इधर से खींचेंगे, इसको तोड़ देंगे, तो एक जो हमारे पास मिलेगा वो एक सेल में चला जाएगा और जो दूसरा मिलेगा वो किस में चला जाएगा, दूसरे सेल में। तो डिवीजन से पहले, सेल को डिवाइड करने से पहले हमारा सेल क्या करता है, डीएनए को रेप्लिकेट करता है। और रेप्लिकेट करने के बाद में हमारा क्रोमोसोम कैसा दिखाई पड़ेगा, इस तरह का। तो ये विदाउट रेप्लिकेशन है और ये आफ्टर रेप्लिकेशन है। तो जर्नली हमें जब भी क्रोमोसोम बनता है वो ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि क्रोमोसोम बनता ही तब है जब डी सेल को डुप्लीकेट करना होता है, अपने आप को डिवाइड करना होता है। तो क्रोमोसोम एक्चुअल में इसी तरह का दिखाई पड़ता है, जहाँ पे ये 2 आर्म्स होती हैं। अब इस कंडीशन को बोलते क्या है, देखो एक सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर है, और एक सेंट्रोमियर का सिंपल सा मतलब होता है एक क्रोमोसोम। जब तक एक सेंट्रोमियर है तो उसको हम एक क्रोमोसोम ही काउंट करेंगे। और ये जो पूरा एक लेंथ बना हुआ है जिसके अंदर एक पीस ऑफ डीएनए, इसको बोलते हैं क्रोमैटिड। यहाँ पर एक क्रोमैटिड है, एक सेंट्रोमियर में एक क्रोमैटिड प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं मोनाड कंडीशन। मोनाड कंडीशन। जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो क्या होगा, एक सेंट्रोमियर पर 2 क्रोमैटिड आ जाएंगे। एक क्रोमैटिड ये है, इसके पास अपना डीएनए है, एक क्रोमैटिड ये है, इसके पास अपना डीएनए है। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर टोटल क्रोमैटिड्स कितने हैं, 2।
एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये, इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ऐसी कंडीशन जहां पर एक सेंट्रोमियर पर दो क्रोमेटिड्स लगे होते हैं, इसको बोलते हैं डायड कंडीशन। डायड कंडीशन डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से बनता है। डायड कंडीशन अलग अलग हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं और ये अलग अलग हो जाते हैं और वापस से सेपरेट होके नए दो क्रोमोसोम बना देते हैं। एक बार पहले हम और करते हैं, अगर मान लो 3 क्रोमेटिड्स होते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रायड कंडीशन। ये 3 क्रोमेटिड्स हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रायड कंडीशन। तो एक सेंट्रोमियर पर कितने क्रोमेटिड्स जुड़े हुए हैं उसके बेसिस पे हम मोनाड, डायड, ट्रायड, टेट्राड कंडीशन बुलाते हैं। लेकिन अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाए, मान लो ये वाला सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होकर 2 सेंट्रोमियर में कन्वर्ट हो जाता है, तो अब कितने क्रोमोसोम बन गए? ये 2 अलग क्रोमोसोम बन गए। तो सेंट्रोमियर के नंबर से हम क्रोमोसोम को काउंट करते हैं। और डीएनए का अमाउंट कैसे काउंट करते हैं? डीएनए का अमाउंट हम हमेशा क्रोमेटिड के नंबर से काउंट करते हैं, उसमें कितने डीएनए पीस प्रेजेंट है। हर एक क्रोमेटिड में एक डीएनए पीस प्रेजेंट होता है, अगर एक और होगा तो एक और डीएनए पीस प्रेजेंट होगा। तो ये बात हो गई हमारे क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम कैसा दिखाई पड़ता है, डीएनए डिवीजन के टाइम पर ही बनता है, और क्या क्या उसके अंदर में स्टेट होते हैं वो देख लेंगे। जब सेल डिवीजन पढ़ने जाएंगे तो हम इसके बारे में वापस से रिकॉल करेंगे, कैसे क्रोमोसोम से हम जीनोम को और जीनोटाइप को रिलेट करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें भी देखें। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसको कैसे क्वांटिफाई करते हैं, उसकी वैल्यू उसको कैसे मेजर करते हैं। मेजर करना यानी क्वांटिफाई करना, तो उसको मेजर कैसे करते हैं। हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है उसको मेजर करने का 2 तरीका है। पहला है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की टर्म्स में मेजर कर सकते हो आप। दूसरा अमाउंट ऑफ डीएनए। तो 2 टर्म्स में तो मेजर कर सकते हो, एक है नंबर ऑफ क्रोमोसोम और दूसरा है अमाउंट ऑफ डीएनए। इनका रिप्रेजेंटेशन भी हम अलग तरीके से करते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मेजर किस वैल्यू में किया जाता है? नंबर को तो ऑब्वियसली नंबर की टर्म्स में दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6, और अमाउंट को हम पिकोग्राम में मेजर करते हैं। पिकोग्राम आपको मालूम होगा 10⁻⁻12 ग्राम्स। पिको का मतलब ही होता है 10⁻⁻12 वैल्यू। तो ये 2 तरह से हम अपने जेनेटिक मटेरियल को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल होता कहाँ पे है? जेनेटिक मटेरियल होता तो डीएनए की टर्म्स में है, और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करो तो क्रोमोसोम की टर्म्स में। अब हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? यूकैरियोट्स के पास हमेशा जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो पेयर में होते हैं बेटा। यूकैरियोट्स के पास जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं? पेयर में। मतलब एक क्रोमोसोम नहीं होगा, अगर एक होगा तो एक का पेयर होगा, मतलब 2 होंगे। 2 होगा तो 2 का पेयर होगा, मतलब 4 होंगे। 2 1 ऐसे। अगर एक क्रोमोसोम है तो कभी भी एक नहीं होगा, 2 होगा। एक की 2 कॉपीज होंगी, मतलब एक पेयर में होगा। अगर 2 क्रोमोसोम है तो 2 नहीं होगा, 2 का पेयर होगा, 4 हो जाते टोटल। 3 होगा तो 3 का पेयर होगा, 3 3। 4 होगा तो 4 का पेयर होगा। ह्यूमंस के अंदर में ऐसे 23 पेयर होते हैं। वैसे अलग अलग यूकैरियोट्स में डिफरेंट नंबर पेयर्स होते हैं, लेकिन हमेशा हमारा जो डीएनए है, क्रोमोसोम है, वो पेयर में एग्जिस्ट करता है। इस पेयर में एग्जिस्ट करने की जो एक सिंगल सेट बनता है इसको बोलते हैं होमोलोगस कॉपी। ये जो सिंगल सेट बनता है इट इज होमोलोगस पेयर या होमोलोगस कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारे पास टोटल कितने होमोलोगस पेयर हैं? 23। अगर सारे टोटल होमोलोगस पेयर की बात करें, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो 23 होते हैं। पर अलग अलग यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। क्या हर इस क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए का एक थ्रेड घूम रहा है? हाँ, ये बना तो डीएनए से ही है ना, तो एक एक डीएनए इसमें भी घूम रहा होगा। अब इसको हम 2 तरह से समझा सकते हैं। देखो, क्या ये कंप्लीट सेट, ये जो पूरा का पूरा एक सेट है 23 क्रोमोसोम की एक कॉपी पूरा, क्या ये हमको मदर से मिली है? इसको मैटरनल बोले। बिल्कुल, ये आधी कॉपी मदर से मिलती है और बिल्कुल एग्जैक्ट आधी कॉपी फादर से मिलती है। तो ये जो दूसरी वाली कॉपी है किससे मिली होगी? भाई ये मिली होगी फादर से। इसको पैटर्नल बोलते हैं, पी। क्योंकि हमें 2 कॉपीज मिलती हैं, 2 सेट मिलते हैं। कॉपीज अगर ना भी याद रहे तो सेट बोलो।
दो सेट मिलते हैं क्रोमोसोम के, एक पूरा का पूरा सेट मिलता है मदर से जिसको मैटरनल कॉपी बोलते हैं, और एक पूरा का पूरा सेट मिलता है फादर से जिसको पैटर्नल कॉपी बोलते हैं। इस मैटरनल कॉपी के अंदर, इस पैटर्नल कॉपी के अंदर में कुछ क्रोमोसोम होंगे। अच्छा, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम का नंबर है? 23। जितने भी क्रोमोसोम एक सिंगल कॉपी में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं, हैप्लॉइड कॉपी। जितने भी क्रोमोसोम है एक सिंगल कॉपी में होने चाहिए, जो मदर से आ रहा है या फिर जो फादर से आ रहा है, वो सिंगल कॉपी ऑफ सिंगल सेट में जितने भी क्रोमोसोम है उन सबको मिला के बोलते हैं एन। अच्छा, इनमें कुछ डीएनए भी प्रेजेंट है। देखो डीएनए भी तो है ना, मास होगा ना, एक सेट में कुछ डीएनए का मास होगा, डीएनए का अमाउंट होगा, तो डीएनए के अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सी से। ये जो आधी फादर से या मदर से तुमको मिली है कॉपी जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर है एन और डीएनए का कंटेंट या डीएनए का मास जो है वो है सी, इसको बोलते हैं जीनोम। इस एक सिंगल सेट को बुलाया जाता है जीनोम। जीनोम हमारा हमेशा हैप्लॉइड होता है। ये क्या हो गया? जीनोम विच इज हैप्लॉइड। क्या हमें जीनोम की दो कॉपीज मिली है? भाई ये भी तो है, फादर से भी तो मिली है ना एक जीनोम की कॉपी, तो ये भी तो सेम यही, ये भी तो एक जीनोम है। तो हमारे पास जीनोम के कितने सेट हो गए? दो सेट जीनोम के हो गए, दो कॉपीज हो गई हमारे पास जीनोम की। क्योंकि दो कॉपीज है जीनोम की, ये भी हैप्लॉइड है एन और सी, ये भी हैप्लॉइड है एन और सी। दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? दोनों को मिला के हो जाएगा 2N 2C नहीं हो जाएगा? मतलब अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो डबल हो जाएगा। जैसे हमारे अंदर में 23 पेयर हो जाता है और डीएनए का मास कितना हो जाएगा? डबल। अब डीएनए का मास तो अलग अलग तरीके से बताना पड़ता है क्योंकि डीएनए के मास के बारे में हम बात नहीं करते जनरली। तो कितना पिकोग्राम एक जीनोम में उसका डबल हो जाता है, बस आप 2C के फॉर्म में याद रखो, जब क्वेश्चन आएगा तो वो दिया जाएगा। तो क्या एक डिप्लॉइड सेल जो अडल्ट सेल होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का, जो हमेशा डिप्लॉइड होता है, उसके पास में दो जीनोम की कॉपी है, एक जीनोम की कॉपी हैप्लॉइड है, दूसरे जीनोम की कॉपी भी हैप्लॉइड है, दोनों मिल करके डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अब इसको डिवाइड करवाते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो तभी होगा क्योंकि ये कंसेप्ट डिवीजन के टाइम पर ही लगेगा। अब डिवीजन के टाइम पर हमने जैसा बताया था, सेल डिवाइड करने से पहले अपना नंबर डबल करता है। भाई अगर बराबर चीज़ों को बांटना है तो पहले डबल करना पड़ेगा, फिर वो बराबर बराबर दो सेल में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो जब भी सेल को डिवाइड करना होता है, मान लो यहाँ पे एक कॉपी बना लेते हैं, ये 1 का होमोलोगस कॉपी है, 2 का है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, जितने भी हैं पेयर में हैं, समझ लो बस। अच्छा, डिवाइड करने से पहले ना इनको रेप्लिकेट करना पड़ता है। अगर डिवाइड करना है तो इनको रेप्लिकेट करना पड़ेगा। रेप्लिकेट करते हैं हम तो हर क्रोमोसोम क्या बन जाता है? ऐसा। हर क्रोमोसोम क्या बन जाता है? ऐसा। सारे क्रोमोसोम ऐसे हो जाएंगे। अब यहां पर समझना, फिर जब डिवाइड करते हैं तो ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, ये पूरा बट जाता है और एक एक कॉपी एक एक को मिल जाती है। मतलब ये दो सेट में डिवाइड हो जाएगा, एक को क्या मिलेगा? एक को ऐसी कॉपी मिलेगी, पूरी की पूरी ये चलाते जाओ, और दूसरे सेल को ऐसी कॉपी मिलेगी, है ना। तो ये एक सेल हो गया जिसको एक कॉपी मिल गई और दूसरा सेल हो गया जिसको दूसरी कॉपी मिल गई। ठीक है, ये अभी हम इसके बारे में नंबरिंग बात करते हैं, लेकिन यहां पर पहले आते हैं, इनके बेसिक को समझ लेते हैं, क्वांटिफिकेशन को समझते हैं। क्रोमोसोम का नंबर हम कैसे काउंट करते हैं? सेंट्रोमियर के नंबर से। क्रोमोसोम में हमेशा सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है और जितना सेंट्रोमियर होगा वो हमेशा बराबर होगा क्रोमोसोम के नंबर के। सेंट्रोमियर का नंबर हमेशा किसके बराबर होता है? क्रोमोसोम के नंबर के। एक सेंट्रोमियर के पास कितनी, ये जो एक दो आर्म है, यहां पर देखो ये डीएनए के ये पीस है, ये जो पूरा बुलाया जाता है इसको बोलते हैं क्रोमैटिड। जो डीएनए प्रेजेंट है इसके अंदर मिल करके कंडेंस्ड फॉर्म में दो आर्म बना रहा है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिड।
एक क्रोमेटिड में दो आर्म है, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है। जब ऐसी कंडीशन हो जहां पर एक सेंट्रोमियर के पास एक क्रोमेटिड प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं मोनाड कंडीशन, मोनाड कंडीशन। और इसको हम एन और सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एन और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डुप्लीकेशन होता है, ये अपने अंदर नया क्रोमेटिड बना लेता है, एक सिस्टर क्रोमेटिड बना लेता है। ये एक क्रोमेटिड पहले से था, अपने जैसा नया क्रोमेटिड बना लेता है आफ्टर रेप्लिकेशन। अच्छा, यहां पर क्रोमोसोम का नंबर कितना है? क्रोमोसोम का नंबर अभी भी 1 है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर कैसे काउंट कर रहे हैं? सेंट्रोमियर के नंबर से। सेंट्रोमियर तो अभी भी देखो यहां पर भी एक ही था, यहां पर भी एक ही दिखाई पड़ रहा है। जब तक सेंट्रोमियर एक है, क्रोमोसोम एक ही काउंट किया जाएगा। तो क्रोमोसोम तो n है, लेकिन डीएनए कितना हो गया इसमें? क्या 2C डीएनए नहीं हो गया इसमें? डबल हो गया ना डीएनए, एक मास इतना हो गया और आधा डबल हो गया डीएनए, अमाउंट बढ़ गया। जैसे मान लो तुम्हारा एक आम हो, ये एक आम है 50 ग्राम का, एक बड़ा आम है 100 ग्राम का, मास तो डबल हुआ लेकिन आम तो एक ही है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्रोमोसोम अभी एक ही है, लेकिन उसमें जो डीएनए का अमाउंट है, डीएनए का मास है, वो डबल हो चुका है। इस कंडीशन को बुलाते हैं, दो क्रोमेटिड्स हैं यहाँ पर जिसको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, दोनों मिल करके बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। और इस कंडीशन को बुलाते हैं डायाड कंडीशन, डायाड स्टेट। अच्छा, डायाड स्टेट के बाद एक और बार रेप्लिकेशन कर दो। ये रेयर होते हैं, जर्नल इतने तक ही जाता है, हमारा नॉर्मल कंडीशन यहीं तक जाती है। कुछ रेयर केसेस में ये भी बनता है। इसको क्या बोलेंगे? ट्रायाड कंडीशन, मतलब N और 3C, इसको बोलते हैं ट्रायाड कंडीशन। 3 सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े हुए हैं। टेट्राड कंडीशन, एक और बनाओ, टेट्राड कंडीशन। 4 डीएनए हो गए, मास और डबल 4 गुना हो गया, क्रोमोसोम नंबर अभी एक ही है, तो N and 4C, टेट्राड कंडीशन। तो ये है क्रोमोसोम कैसे नंबर, उसका मास चेंज होता है। अच्छा, मास के अलावा अगर नंबर चेंज करना हो, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन तो यही वाली है, तो इसके रिस्पेक्ट में नंबर चेंज कर लेते हैं। नंबर चेंज करने के लिए सेंट्रोमियर को तोड़ना पड़ेगा। बिना सेंट्रोमियर के तोड़े क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ सकता। सेंट्रोमियर को तोड़ने पर ही क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है। जब सेंट्रोमियर टूट जाएगा तो क्या दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगी? हाँ। जैसे ही सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हुई तो क्या इसके पास अपना डीएनए, इसके पास अपना डीएनए? हाँ। क्या ये एक डीएनए है, ये एक अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट है? क्या ये भी एक क्रोमोसोम है और एक सिंगल मास ऑफ डीएनए प्रेजेंट है इसके पास, सिंगल पीस ऑफ डीएनए प्रेजेंट है इसके पास, है ना? तो इसको बोलते हैं एन और सी कंडीशन। ये भी एन और सी हो गया और ये भी एन और सी हो गया। अब वापस चलते हैं अपने जो हमें सेल चैप्टर में, सेल डिवीजन चैप्टर में एक्चुअल में दिखाई देगी चीज, वो हमें पढ़नी है। एक नॉर्मल डिप्लॉयड सेल कैसा होता है? उसके पास 2 सेट होते हैं, एन सी का एक सेट, एन सी का एक सेट, तो टोटल उसके पास कितना होता है? 2N 2C का पूरा सेट। सही है। यहाँ पे एस फेज आएगा, एस फेज हम पढ़ेंगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रख लो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है। जब डीएनए रेप्लिकेट कर गया तो क्या हर एक क्रोमोसोम का नंबर तो अभी सेम ही है? जीनोम में देखो नंबर अभी भी सेम है, लेकिन डीएनए कंटेंट क्या 2C हो गया? 2C हो गया। हाँ, तो ओवरऑल कितना हो गया? 2N 4C। ओवरऑल कितना हो गया? 2N 4C। डीएनए नंबर तो सेम है, लेकिन हर एक क्रोमोसोम में कितना डीएनए? अब 2 पीस डीएनए, तो नंबर तो अभी सेम रहा क्रोमोसोम का, 2N था, 2N अभी भी है, पर अमाउंट ऑफ मास ऑफ डीएनए डबल हो गया, 4C हो गया। फिर जब सेल डिवीजन होता है, जब एक बार सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, सेल डिवीजन मान लो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो सेल डिवीजन के बाद आधा आधा क्रोमोसोम, आधा आधा डीएनए कंटेंट, जेनेटिक मटेरियल 2 सेल में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसका आधा पोर्शन क्रोमोसोम 1 का 2 पोर्शन इधर, एक पोर्शन इधर, एक पोर्शन इधर, एक पोर्शन, ऐसे 2 कॉपीज मिल जाती हैं। अब देखो फिर से 2 जीनोम है हमारे पास, एक जीनोम ये है, एक जीनोम ये है, लेकिन अब की बार जीनोम में क्रोमोसोम नंबर N और C, यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर N और C, यहाँ पर भी देखो N और C, और इधर भी N और C, तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा? 2N 2C। इधर भी देखो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 2N 2C। तो क्या जो पेरेंट में था 2N 2C वही बच्चों में पहुंच गया? 2N 2C इधर, 2N 2C इधर।
तो ये हमारा डीएनए का क्वांटिफिकेशन है, जेनेटिक मटेरियल का क्वांटिफिकेशन है। दो तरीके से हम करते हैं, क्रोमोसोम नंबर और डीएनए के मास या डीएनए के अमाउंट के बेसिस पे या डीएनए के पीस के बेसिस पे भी बोल सकते हो। ये बहुत काम आएगा सेल डिवीजन चैप्टर में, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा पर सेल डिवीजन चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर और क्वांटिफिकेशन पूरा कंप्लीट माना जाएगा।